नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, इससे पहले हमने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों उसके आगे का चैप्टर है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे पार्ट 4 में दिया हुआ है संविधान के, और आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये हमारे संविधान में लिया कहाँ से गया है। देखिए, हमारे संविधान में तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड, आयरिश इंस्टीट्यूशन से। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये आयरलैंड वाले भी कहाँ से लिए हैं, ये भी कहीं से लिए हुए हैं। वो लिए हैं स्पेन से, स्पेनिश से लिया हुआ है। ठीक है, इंडिया में लेकिन अगर कभी पूछेगा तो उसका जवाब आयरलैंड होगा। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड याद रखिएगा, आयरिश इंस्टीट्यूशन। देखिए दोस्तों, डीपीएसपी है क्या। पहली चीज़ तो इसका नाम जैसे पढ़ते ही हम समझ जाएंगे, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मीन्स किसी को डायरेक्ट करना, डायरेक्शन दिखाना, आदेश देना या रास्ता दिखाना या राह दिखाना। ठीक है, प्रिंसिपल्स हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या, सिद्धांत, मतलब ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट में जो पॉलिसी बनाई जाए उसके लिए जो सिद्धांत हैं उसके लिए रास्ता दिखाया गया है इसमें। समझ गए दोस्तों, ये है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये थी इसमें। दूसरी बात क्या है कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल को ऑर्डर दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसे ऐसे देश चलना चाहिए, इस तरह एक्ट बनना चाहिए, एक्ट में ये चीज़ें हैं, इस तरह से देश चलेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि ये कुछ नहीं है, बस उसका एक दूसरा रूप है, नामकरण दूसरा हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चीज़ें देखते हैं। ये वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए है, वेलफेयर स्टेट, समझ रहे दोस्तों। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ये पॉलिसीज़ दी हुई हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे तो एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगी हमारे देश में। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात, इट इज़ नॉट नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब दोस्तों ये कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स में क्या था दोस्तों, कि अगर उसका हनन होता है या अब्रिज किया जाता है फंडामेंटल राइट्स, तो वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ये हनन का चक्कर इसमें है ही नहीं, ये एक तरह से डायरेक्शन दिया हुआ है, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आप कोर्ट में इसको करवाने के लिए नहीं जा सकते हैं कि ये भैया ये फॉलो नहीं किया गया है इसलिए हमको कोर्ट में जाना है। ठीक है, और इसका रीज़न ये भी है कि देखिए, फंडामेंटल राइट संविधान में दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो गए। समझ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं है दोस्तों, ये बताया गया है, ये कोई चीज़ नहीं है। ये बताया गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन बनाएगा, कोई लॉ बनाएगा, कोई एक्ट बनाएगा, तो इस चीज़ को फॉलो करके बनाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते हैं। जब इन्फोर्स नहीं है तो हम इसके खिलाफ कहीं किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, इसीलिए इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए क्या है कि अगर आप इसमें, वैसे कहा तो नहीं गया है दोस्तों, मतलब संविधान में तो कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन बांटने को हम बांट सकते हैं। ये 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट, एक मिनट सॉरी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है दोस्तों, पहला। दूसरा दोस्तों क्या है, गांधीयन, गांधी जी की भी विचारधारा थी ना, कैसा देश होना चाहिए, हमारे राष्ट्रपिता है हमारे देश के, तो गांधीयन प्रिंसिपल भी इसमें फॉलो किया गया है। उससे भी दिया गया, उनके भी जो सिद्धांत थे उसको भी इसमें रखा गया है। तीसरा लिबरल,
या वेस्टर्न कह सकते हैं, वेस्टर्न कह सकते हैं, लिबरल यानी कि थोड़ी लिबरल विचारधारा जो वेस्टर्न में चलती चली आ रही है, उस तरह की विचारधारा के लिए। मैं आर्टिकल अभी आपको इसके सामने लिखवा दूंगा कौन कौन से आर्टिकल किस में है। पहले आर्टिकल जानेंगे तभी हमको समझ में भी आएगा, इसलिए इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो हम ये जानना चाहेंगे दोस्तों कि इन दोनों में अंतर क्या है, फंडामेंटल राइट्स और आपके क्या नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो दोस्त पहली बात तो ये है कि वो पार्ट 3 में है, ये पार्ट 4 में है, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स दे आर निगेटिव इन नेचर, ठीक है दोस्तों। और डीपीएसपी दे आर पॉजिटिव इन नेचर। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे, वो निगेटिव कैसे हैं, ये पॉजिटिव कैसे हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में क्या था, वो स्टेट को मना करता था, प्रोहिबिट करता था कि कुछ काम मत करो, और कुछ निगेटिव चीज़ें इम्पोज करता था स्टेट के ऊपर। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दोस्तों ऐसा नहीं है। ये तो पॉजिटिव चीज़ें बताता है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मतलब पॉजिटिव प्रिंसिपल्स हैं ये इंस्ट्रक्शंस है जो आप फॉलो करेंगे तो देश हमारा एक वेलफेयर स्टेट बनेगा, ठीक है दोस्तों। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, बट डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है दोस्तों। एक और इसमें पॉइंट बन सकता है मेरे हिसाब से कि वो जो है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के बारे में बात करता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है दोस्तों। वेलफेयर स्टेट तभी होगा जब सोशल और इकोनॉमिक बातें होंगी, ठीक है दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ पार्ट 3 में दिए हुए हैं संविधान के, लेकिन जो डीपीएसपी हैं आपके वो पार्ट 4 के बाहर हैं। मतलब जो पार्ट इनके लिए स्पेसिफाई किया गया है उसके बाहर भी इंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं, डायरेक्शंस पाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं, ठीक है दोस्त। जैसे कि आर्टिकल नंबर 335 है, मतलब SC ST को बढ़ावा देना रोजगार में, प्रमोशन में, इसमें 350 है, 350 का 350A है दोस्तों, 351 है, 351 में वही है हिंदी लैंग्वेज जो है हम उसका बढ़ावा देंगे, ठीक है। 350A में दोस्तों है कि मदर टंग में आपको एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेट करवाए, अगर आपको मदर टंग मान लीजिए तेलुगु है तो तेलुगु में कराए, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए दोस्तों इसमें दो चीज़ और है, वो चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दोस्तों, उन दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें दी हैं, सरकार भी उलझी रही इन सब चीज़ों में, कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उसने ऊपर रख दिया, कभी फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रख दिया, समझ रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को ऊपर रख दिया कभी फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रख दिया, तो वो चीज़ें हैं। और दूसरा है इसके आर्टिकल्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट करूँगा आपका, मेरे को सही नहीं लगता है, ठीक है। वो आप आर्टिकल्स किताब में देख लीजिएगा। आर्टिकल्स आपको इसके याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में एज सच पूछ लिया जाता है, ठीक है। यूपीएससी में तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको याद रहेगा तो यूपीएससी में घुमा फिरा के पूछ लेगा तब भी आपको पता चल जाएगा। पीसीएस की जहाँ तक बात है, पीसीएस में सीधे सीधे पूछ लेता है किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद आपको मैं वो बता देता हूँ जो मेन है इसमें, जो कि समझने वाली चीज़ है, वो है दोस्तों कि कौन ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स ऊपर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऊपर है। देखिए दोस्तों शुरुआत हुई थी गोलकनाथ केस से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, गोलकनाथ केस 1967 दोस्तों, गोलकनाथ केस 1967 था, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है
वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्री है, लेकिन उससे फंडामेंटल राइट छुपना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब आप फंडामेंटल राइट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए। ये इन्होंने गोलकनाथ केस में कहा था। उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 25वां अमेंडमेंट एक्ट किया दोस्तों 1971 में। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, एक नया आर्टिकल डाल दिया फंडामेंटल राइट्स में, एक नया आर्टिकल डाला, आर्टिकल 31C। 31C क्या कहता है दोस्तों, कि अगर पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, जैसे ये तो देखिए ये 31C आपका हो गया FR में, फंडामेंटल राइट में, ये दोनों हो गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने कहा अगर हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन दोनों आर्टिकल के अंतर्गत कोई लॉ बनाना होगा, ठीक है दोस्तों, तो वो हम मतलब वो जो है दोस्तों वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब क्या हुआ, इसको बनाने के लिए इन्होंने एक फंडामेंटल राइट बना दिया और कहा कि ये फंडामेंटल राइट अगर हम ये बनाते हैं, इससे हमारा जैसे आर्टिकल आप मान लीजिए दोस्तों 14 हो गया, 19 हो गया, 30 हो गया FR का, अगर ये दबता है, ये नीचे जाता है, ठीक है, तो वो लॉ माना जाएगा, ये बोल दिया गया। और ये चीज़ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता, मतलब कोई इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। पार्लियामेंट ने 25वें अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आ गई। फिर सबसे इम्पोर्टेंट केस आपको मैंने बताया था दोस्तों, केशवानंद भारती 1973, ये तो रट गया होगा आपको, इतनी बार मैंने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि जो 25वां अमेंडमेंट एक्ट है वो वैलिड है, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत लॉ बनाने के लिए, लेकिन उससे बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान का, उसको आप नहीं छू सकते। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप नहीं छू सकते। हुआ भाई, चलो ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छू सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, फिर 42वां 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या किया, जो आर्टिकल 31C जो 25वें में ऐड किया था, 25वें अमेंडमेंट एक्ट में, ये वाला यहाँ जो ऐड किया था, इसका स्कोप और बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 368 जो कि आपका संविधान के संशोधन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए होता है, उसमें आर्टिकल में 368(4) और 368(5) ऐड कर दिया। देखिए इन्होंने क्या किया, 31C को और बड़ा कर दिया और 368(4) और 368(5) कर दिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि 31C वाला वही जो बात पहले कहा था वो कहा, उसके बाद कहा कि भैया 368(4)(5) में ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, तो जो भी हमने लॉ बनाया है वो किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाने के लिए अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स, 31C में अभी तक क्या कहा था, कुछ कौन कौन से 14, 19, 30, अब उन्होंने उसको बड़ा कर दिया। कहा अब अगर हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ बनाना होगा तो कोई भी फंडामेंटल राइट अगर उससे प्रभावित होता है तब भी वो लॉ बनेगा और उसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, DPSP को बहुत ऊपर कर दिया फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने अब आया मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस 1980। इसमें दोस्तों ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपने जो 31C पहले वाला बनाया था
वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने यहाँ पे बना दिया ये वाला, ये गलत है। इतना वाइड नहीं हो सकता, सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स को आप छू सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को छू सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया वाइडनिंग ऑफ 31C इस केस के तहत, और उन्होंने कहा कि भैया सब कुछ आपकी बात सही है, आप जो भी कहना है सही है गवर्नमेंट, लेकिन कोई भी आर्टिकल बना, कोई भी लॉ बनाते समय आप हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छू सकते। और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बोला, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला कि अगर डीपीएसपी को बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को छुआ जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अंत में सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाई यहीं ख़त्म की और कहा कि दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स भी जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और डीपीएसपी भी इस मतलब भारत को चलाने के लिए, लॉ बनाने के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी करंट स्टेटस अगर पूछा जाए दोस्तों, करंट स्टेटस क्या है, करंटली कौन ऊपर कौन नीचे, ये चीज़ आप एकदम दिमाग में रट लेना, करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, तो करंट स्टेटस दोस्तों ये है कि केवल आर्टिकल 39B 39C, मैं लिखता जा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C ही दो आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हैं। ठीक है, और सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं, 39B और 39C सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हैं। इसका मतलब अगर इसको रियलिटी में लाना है, इस आर्टिकल में जो भी डायरेक्शन दिए हुए हैं, अगर उसको रियलिटी में लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर आपको छेड़खानी करने पड़े तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सारे मतलब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बनाने के लिए आप सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को छू देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन दोनों, ये तो अभी कंडीशन थी। अब आप कहिए तो मैं जल्दी जल्दी सारे आर्टिकल बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए सारे आर्टिकल से एक बार। चलिए, आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 36 स्टेट की डिफिनीशन ये वही वाली है जो फंडामेंटल राइट्स में थी, सेम डिफिनीशन है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। आर्टिकल 37 दोस्तों कुछ नहीं है, देखिए इसमें सिर्फ रटने वाली चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। इसमें आर्टिकल 37 में वही कहता है कि ये जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है। ठीक है, और ये देश के गवर्नेंस के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, 38 देख लीजिए, 38 क्या कहता है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है सीधे सीधे कि भैया वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बड़ा लंबा सा देख लीजिएगा। 39 क्या कहता है, 39 में बहुत पार्ट हैं दोस्तों, ABCDE, समझ रहे हैं ऐसे है। तो 39 में क्या है, हर औरत हो या पुरुष हो सबको जीने का बराबर अधिकार है। ठीक है, और 39B और 39C देख लीजिए जिसकी वजह से लड़ाई चल रही थी। 39B में कहता है कि ओनरशिप जो है, ओनरशिप और कंट्रोल किस चीज़ का, मटेरियल रिसोर्सेज का, वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि सबको समाज में सबको उससे फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं कि ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो कुछ ही हाथों में रह जाए। ठीक है दोस्तों, ये बी कहता है। आर्टिकल 39C क्या कहता है, कहता है कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम हम ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि वेल्थ है, जो वेल्थ है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब मशीनरी, समझ लीजिए, मतलब लेमैन वे में बोलें तो एक मशीनरी जो होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिस चीज़ से प्रोडक्शन होता है, वेल्थ हुआ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोस्तों जो है वो बटा हुआ होना चाहिए, किसी मतलब नेशनलाइजेशन समझ लीजिए कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको कुछ हाथों प्राइवेट हाथों में देके छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जो समान काम करेगा उसको समान वेतन दिया जाएगा। ई कहता है कि बच्चों के हेल्थ की ध्यान रखो, हेल्थ का इंतज़ाम होना चाहिए। चलिए ठीक है, 39 का ये देख लिया आपने। 39 में एक कैपिटल वाला ए है दोस्तों, वो स्मॉल वाले ए थे सारे,
ये कैपिटल ए 42वां अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या कहा गया कि फ्री लीगल सॉरी दोस्तों स्पेलिंग गलत हो गई, लीगल एड मिलना चाहिए सबको, समझ रहे हैं। क्या होता है ना, बहुत गरीब होते हैं, वो लॉयर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनको भैया ज़बरदस्ती जेल वेल में पड़े हुए हैं, उनको अगर राष्ट्रपति से गुहार लगानी है, चाहे फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जा नहीं पाते हैं, इसलिए फ्री लीगल एड की बात की गई थी, बहुत सही चीज़ थी ये। इसी के तहत नालसा आप देखिएगा, नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट, ये पारित किया गया, जिससे इसमें क्या है, इसमें लोक अदालत करवाते हैं, प्लस नालसा में आपको फ्री लीगल एड देते हैं गरीबों को, मतलब जो वकील नहीं कर सकते उनको ये वकील की सुविधा उपलब्ध कराते हैं नालसा। ये नेशनल लेवल पे है, ऐसे स्टेट लेवल पे है, सालसा समझ लीजिए, समझ रहे हैं, स्टेट लीगल सर्विसेज एक्ट, ये आपका 39 से हो गया, ठीक है दोस्तों। 40वां आर्टिकल 40 क्या कहता है, विलेज पंचायत, ये गांधी जी वाला प्रिंसिपल है, विलेज पंचायत बनेगा, गांधीयन पहले लिखवा रहे हैं मैंने यहाँ पे, देखिए ये 3 प्रिंसिपल हैं, कहाँ गया, सोशलिस्ट गांधीयन, तो गांधीयन वाला ये 40 मान लीजिए। इन्होंने कहा था विलेज में पंचायत बनवाओ, विलेज पंचायत बनवाओ, ठीक है। 41वां है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। 42वां क्या है कि जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का मतलब हिसाब किताब सही होना चाहिए, वहाँ पे इंसानों वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये नहीं जानवरों के बीच में काम करवा रहे हो। मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, देखते हैं मैटरनिटी लीव होती है ना 6 महीने की, अभी मैटरनिटी के लिए वीक्स बढ़ाए गए हैं, एक्ट आया था 1 साल 2 साल पहले, देखिएगा उसको भी, ठीक है। ये सब इसी के थ्रू बन रहा है। आर्टिकल 43 है कि मतलब जो वर्कर हैं उनको कम से कम लिविंग वेज मिलेगा ही, मतलब इतना भी कम नहीं देना है कि वो खा पी ना पाएँ, ठीक है, उनको कम से कम इतना देना ही है। आर्टिकल 44 दोस्तों क्या कहता है, देखिए इसका भी हिसाब। आर्टिकल 43 में दोस्तों अभी एक चीज़ और देख लीजिएगा, 43A आ गया, ये ऐड किया गया 42वें अमेंडमेंट में। 42वां हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां अमेंडमेंट, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा था कि जो इंडस्ट्री है जिसमें वर्कर काम कर रहे हैं उसमें उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ठीक है। ये इसी के थ्रू है, जैसे यूनियन बना लेते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका। आर्टिकल 44 क्या कहता है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब ये एक रियलिटी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई वाला हिसाब किताब चलता है। गोवा में UCC है और कहीं नहीं है, फिलहाल गोवा में है, देखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 44 हो गया। 45 देखिए दोस्तों, 43 में ना 43B भी ऐड हुआ है 2011 में, ये 97वां एक्ट से हुआ था, 97th अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की बात की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाइए और इतना मतलब मौका मिलना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, ठीक है। आर्टिकल 45 देख लेते हैं दोस्तों, आइए। आर्टिकल 45 क्या है, ये पहले वही था कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को आप पढ़ाई लिखाई का काम कराएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A बना दिया, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था मैंने, फंडामेंटल राइट्स बना दिया 21A, वहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन चेंज हो गई 86वें अमेंडमेंट से, 86वें अमेंडमेंट में इसकी डिफिनीशन चेंज हो गई। अब कह दिया है 6 साल से नीचे, लेस देन 6 बच्चों का ख्याल रखना है, उसको अच्छे से रखना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी से हो गई है, ठीक है। अब हम 46 की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 क्या है, SC ST के सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट की बातें करिए। 47वां क्या कहता है कि मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए, न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाइए देश में, ठीक है। पब्लिक हेल्थ अच्छा करिए। 48वां क्या कहता है, 48वां कहता है कि एनिमल हस्बेंड्री का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो, ठीक है। 49वां क्या कहता है दोस्तों, 48वां A भी है, माफ़ करिएगा, 48 का A भी है। 48A आया था 42वें अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd में आया था दोस्तों। इसमें क्या कहा गया था कि हमें इन्वायरमेंट और जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ हैं उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए और उसका इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, समझ गए। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी है और अभी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा उसमें भी है,
यही पूछ लेता है यूपीएससी में, कहाँ कहाँ दिया हुआ है, डीपीएससी में भी दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दिया हुआ है। ठीक है, हो गया 48। 49वां देख लीजिए। 49वां का है कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे प्रेस्टीज की चीज़ें हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। देखिए ये चीज़ यहाँ पे भी है, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पढ़ाया जाएगा आपको। आर्टिकल 50वां क्या है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी वाले एग्जीक्यूटिव वालों से मतलब नहीं रखेंगे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, समझ रहे हैं। ये अगर ये दोनों अलग अलग रहेंगे तभी ये सब अच्छे से काम चलेगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा तो जुडिशरी वाला जो एग्जीक्यूटिव बनाएगा, जुडिशरी वाला कहे हाँ सही है, जुडिशरी वाला जो कर रहा है एग्जीक्यूटिव वाला उसका कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो गया 50। 51वां लास्ट है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में का प्रमोशन करेंगे, मतलब हम लड़ाई झगड़ा मारपीट को बढ़ावा नहीं देंगे, जैसा इंडिया का हमेशा मूल सिद्धांत रहा है। न्यूक्लियर पॉलिसी भी हमारी यही कहती है, पता है कि नहीं। न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी क्या है, वो कहती है नो फर्स्ट यूज़, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, पहले दूसरा यूज़ करेगा तब हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। आगे लेके आएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए। अभी खैर मैं कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूँ, आगे कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ चेंजेस लाऊं जिससे आपको देखने में समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।